बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रानी एकेडमी, जिसका मकसद सिर्फ सिखाना नहीं बल्कि सीखने की चाह पैदा करना भी है। इसी मुनासबत से इस सीरीज़ में आप सबको किरण बतूल की जानिब से खुश आमदीद। यहाँ जिक्र होगा उन शानदार हस्तियों का जिन्होंने नाकाबिले यकीन कारनामे सरअंजाम दिए। कोशिश रहेगी कि उनके अफकार से आप सबको रोशनास करवाया जाए और उन सब की ज़िंदगी भर के तजर्बात का निचोड़ चंद मिनटों में आप सबके सामने रख दिया जाए। तो आज की इस वीडियो में एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स की 2005 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में दी गई वो स्पीच शामिल है जिससे इंस्पिरेशन लेकर न जाने कितने ख्वाब आज तकमील के मराहिल तक पहुंच चुके हैं। और मुझे यकीन है कि अगले 15 मिनट के बाद उन खुशनसीबों में आपके नाम का इजाफा हो चुका होगा। ये स्पीच अंग्रेज़ी ज़ुबान में थी। आप सब तमाम नुकात को अच्छे से समझ पाएँ इसलिए उर्दू तर्जुमे के साथ पेश की जा रही है। तो चलिए बढ़ते हैं स्टीव जॉब्स के उन तारीखी अल्फाज की जानिब, मगर उर्दू ज़ुबान में। आज मेरे लिए नहायत खुशकिस्मती का मौका है कि मैं दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी स्टैनफोर्ड की एक तकरीब में आप सभी के सामने हूँ। सच तो ये है कि मैं कॉलेज ग्रेजुएट नहीं हूँ, बल्कि मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार कॉलेज ग्रेजुएशन को इतने करीब से देख पा रहा हूँ। मैं आज आपको अपनी ज़िंदगी की 3 कहानियाँ सुनाऊँगा। कोई बड़ी बात नहीं करूँगा, सिर्फ 3 कहानियाँ। पहली कहानी, नुक्तों को जोड़ने की। मैंने रीड कॉलेज को पहले 6 माह में ही छोड़ दिया था और इसी हालत में 18 माह रहा, यहाँ तक कि मुकम्मल तौर पर कॉलेज छोड़ दिया। तो मैंने कॉलेज क्यों छोड़ा? इस सब की शुरुआत होती है जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। मेरी सगी माँ, जो एक जवान गैर शादीशुदा कॉलेज ग्रेजुएट थी, उन्होंने फैसला किया था कि वो मुझे किसी को गोद दे देंगी। फिर मुझे एक वकील और उसकी बीवी के सपोर्ट किए जाने का फैसला किया गया, मगर आखिरी वक्त में उन्होंने ये तय किया कि उन्हें एक लड़की चाहिए। उस वक्त मेरे माँ बाप, जिन्होंने मेरी परवरिश की, जो कि वेटिंग लिस्ट में थे, उनको आधी रात को फ़ोन किया गया कि हमारे यहाँ एक लड़के का जन्म हुआ है, क्या आप गोद लेना चाहेंगे? तो उन्होंने कहा ज़रूर। जब मेरी सगी माँ को मालूम हुआ कि मेरी माँ किसी कॉलेज से ग्रेजुएट नहीं और ना ही मेरे वालिद किसी हाई स्कूल से, तो उन्होंने फाइनल अडॉप्शन पेपर पर सिग्नेचर करने से इनकार कर दिया। लेकिन फिर इस शर्त पर उनको दे दिया गया कि वो मुझे कॉलेज भेजेंगे। ये मेरी ज़िंदगी की शुरुआत थी और 17 साल बाद मैं यकीनन कॉलेज गया। मगर मैंने जो कॉलेज चुना वो स्टैनफोर्ड की तरह महंगा था और मेरे वालिदैन की सारी जमा पूंजी कॉलेज फीस पे खर्च हो रही थी। 6 माह बाद मुझे इस सब में ख़ास फ़ायदा नज़र नहीं आया। मुझे नहीं मालूम था कि मैं ज़िंदगी के साथ क्या करने जा रहा हूँ और ये कॉलेज मेरी किस तौर मदद करेगा। और मैं अपने वालिदैन की सारी कमाई खर्च कर रहा था। मैंने कॉलेज छोड़ दिया, सोचा जो होगा देखा जाएगा। मैं उस वक्त बेहद परेशान था, लेकिन जब आज पलट कर देखता हूँ तो मैं ज़िंदगी का बेहतरीन फ़ैसला कर चुका था। मेरा कॉलेज को छोड़ना दरअसल उन चीज़ों को छोड़ना था जिनमें मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी, और ये उन चीज़ों का आगाज़ था जो मुझे बेहद पसंद थीं। ये सब इतना आसान न था। मैं अपने दोस्त के घर ज़मीन पर सोता था और कोक की बोतलें जमा करके उनके बदले खाना खरीदता था। मैं हर इतवार को 7 मील पैदल चलकर हरि कृष्ण मंदिर में अच्छा खाना खाने के लिए जाता था। ये सब मुझे बेहद अच्छा लगता था। मैं जिस राह पर कदम रख चुका था, मेरा वो तजस्सुस और इज़्तिराब मेरे लिए कीमती साबित हुआ। मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ। रीड कॉलेज मुल्क का कैलीग्राफी का बेहतरीन कॉलेज माना जाता था। पूरे कॉलेज में हर एक पोस्टर और हर ड्रॉअर का लेबल बड़ी खूबसूरती से हाथ से नक्श किए गए थे। चूँकि मैं कॉलेज छोड़ चुका था और रेगुलर क्लासेस नहीं लेता था, मैंने कैलीग्राफी की क्लासेस ज्वाइन की। मैंने सारिफ और sans serif के बारे में सीखा कि किस तरह ये टाइपोग्राफी को उम्दा बनाती है। ये सब बहुत प्यारा, तारीखी और फनकाराना था, जिसे साइंस के तरीके से कैप्चर नहीं किया जा सकता था, और मैंने इसे दिलकश पाया। उस वक्त मुझे ज़रा भी उम्मीद न थी कि मैं इस सब का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में करूँगा, लेकिन 10 बरस बाद जब हमने पहला मैकनतोश कंप्यूटर बनाया तो ये सब काम आया। मैंने इसे मैक में डिज़ाइन किया और मैक एक बड़ी खूबसूरती से टाइपोग्राफी का पहला कंप्यूटर बन गया। अगर मैंने कॉलेज में वो दूसरी क्लासेस छोड़कर कैलीग्राफी ना सीखी होती तो मैक इतने खूबसूरत फ़ॉन्ट और बनावट के साथ वजूद में ना आया होता, और चूँकि विंडोज़ ने इसे कॉपी किया तो शायद वो सब पर्सनल कंप्यूटर्स आज ना होते जो हैं। अगर मैंने कैलीग्राफी ना सीखी होती तो ये पर्सनल कंप्यूटर्स इतनी हैरत अंगेज़ टाइपोग्राफी के साथ वजूद में ना आते।
यकीन कीजिए, कॉलेज के ज़माने में मुस्तकबिल को देखकर इन नुक्तों को समझना नामुमकिन था, मगर 10 बरस पीछे जाकर उनको देखकर ज़िंदगी के सारे डॉट्स क्लियर हो जाते हैं। आप फ्यूचर में झांककर डॉट्स नहीं जोड़ पाते, आप सिर्फ पास्ट से डॉट्स कनेक्ट कर सकते हैं। इसलिए आपको यकीन करना होगा कि अभी जो भी हो रहा है वो आगे चलकर फ्यूचर में ज़रूर कनेक्ट होगा। इसलिए आपको किसी न किसी पर भरोसा करना होगा, अपनी सलाहियत पर, अपनी किस्मत पर, अपनी ज़िंदगी पर, अपने काम पर। इस सब ने ही मुझे हमेशा हिम्मत दी है और आज ये सब मुख्तलिफ मेरी ज़िंदगी में हो पाया है। मेरी दूसरी कहानी प्यार और नुकसान की है। मैं बेहद खुशनसीब था जो चाहता पा लेता। वोज़ और मैंने अपने वालिदैन के गिराज से 20 बरस की उम्र में एप्पल कंपनी का आगाज़ किया। हमने दिन रात मेहनत से इस कंपनी को 10 बरस में $2 बिलियन और 4000 लोगों की कंपनी बना दिया और साथ ही एक सबसे खूबसूरत इजाद मैग्नेटोश को पेश किया। मैं जब 30 वर्ष का हुआ तो मुझे मेरी ही कंपनी से निकाल दिया गया। भला आप अपनी कंपनी से कैसे निकाले जा सकते हैं जो आपने खुद शुरू की हो? दरअसल जैसे जैसे कंपनी ने तरक्की की, हमने अपने साथ एक इंसान को मिलाया जिसके लिए मैंने सोचा था कि वो एक बासलाहियत इंसान है, मेरे साथ मिलकर कंपनी चलाएगा। पहले 1 साल सब कुछ ठीक रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता कंपनी के मुतालिक फ्यूचर प्लान्स पर इख्तलाफात होने लगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसके साथ हो गए और 30 वर्ष की उम्र में कंपनी से निकाल दिया गया, सबके सामने निकाल दिया गया। ये बेहद दर्दनाक था। शुरू में कुछ महीनों में मुझे कुछ समझ ही ना आया कि मैं क्या करूं। मैं खुद को नाकाम समझ रहा था। मैंने सब कुछ छोड़कर भागने का भी सोचा, लेकिन फिर मैंने महसूस किया कि मैं जो काम भी कर रहा हूं उसको लेकर आज भी उतना ही पुरजोश हूं। ये सब चीज़ें जो मैंने की मुझे आज भी प्यारी हैं। एप्पल में जो कुछ भी हुआ उससे मेरे जोश में ज़रा भी कमी ना आई। मुझे रिजेक्ट तो किया गया था, मगर मुझे अपने काम से मोहब्बत थी, इसलिए मैंने फिर से आगाज़ करने का सोचा। मैंने तब नहीं सोचा था, लेकिन आज लगता है कि एप्पल से निकाले जाने से बेहतर कोई चीज़ नहीं हो सकती थी। कामयाब होने की वजह से दोबारा आगाज़ कदरे आसान था। इसलिए मैं ज़िंदगी के सबसे क्रिएटिव पीरियड में दाखिल हुआ। अगले 5 सालों में मैंने नेक्स्ट और पिक्सर की बुनियाद रखी। इस सब के दौरान मुझे एक लड़की से प्यार हो गया जो आगे चलकर मेरी बीवी बनी। पिक्सर आगे बढ़ी और दुनिया की सबसे पहली कंप्यूटराइज्ड एनिमेटेड फिल्म टॉय स्टोरी बनाई। पिक्सर अब दुनिया में सबसे कामयाब एनिमेटेड स्टूडियो है। कुदरत का करना ऐसा हुआ कि एप्पल ने नेक्स्ट कंपनी खरीद ली और मैं एप्पल में वापस आ गया। नेक्स्ट की टेक्नोलॉजी ने एप्पल को नई जिंदगी दी और आज एप्पल नेक्स्ट की ही टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है। मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि अगर मुझे एप्पल से ना निकाला गया होता तो मैं ये सब कुछ ना कर सकता था। ये सब एक कड़वी दवा की सूरत था जो मरीज के लिए ज़रूरी थी। कभी कभी ज़िंदगी आपको इस तरह की ठोकर मारती है, मगर आप हिम्मत ना हारें और ख़ुद पर भरोसा रखें। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि जो चिंगारी मुझे रुकने नहीं दे रही थी वो ये कि मैं वो काम करता था जिससे मुझे मोहब्बत थी और उसे करना एंजॉय करता था। तुम्हें भी ऐसा काम ढूंढना पड़ेगा जिससे तुम्हें प्यार हो। जितना प्यार ढूंढना ज़रूरी है उतना ही उस काम को ढूंढना जिसे करने में आपको मज़ा आए। तुम्हारा काम तुम्हारी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा लेगा। खुश और मुतमईन रहने के लिए ज़रूरी है वो काम करो जिसे तुम बड़ा समझते हो, और ये वही काम है जिससे तुम्हें प्यार हो और तुम्हें करने में मज़ा आए। अगर वो काम नहीं मिला तो तलाश जारी रखो, रुको मत। जैसा कि दिल से जुड़ी हर चीज़ में होता है, और जब भी वो आपको मिलेगा आपको मालूम हो जाएगा जिस तरह एक अच्छे ताल्लुक़ में होता है कि वक्त के साथ मज़ीद अच्छा हो जाए। इसलिए अपनी तलाश जारी रखो, रुको मत। मेरी तीसरी कहानी है मौत के बारे में। जब मैं 17 बरस का था तो मैंने किसी जगह पढ़ा था कि हर दिन ऐसे जियो जैसे तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी दिन हो, और ये किसी ना किसी दिन साबित हो ही जाएगा। उसने मेरे दिमाग पर बहुत गहरा असर छोड़ दिया, और तब से पिछले 33 सालों में मैंने सुबह उठकर आईने में देखकर खुद से ये सवाल किया कि अगर आज मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या मैं वो करता जो करने वाला हूँ। जब लगातार जवाब ना में मिलता तो मैं जान जाता कि कुछ बदलने की ज़रूरत है।
میں جلدی مرنے والا ہوں، اس سوچ نے میری زندگی کے بہت بڑے فیصلے کرنے میں مدد کی، کیونکہ جب بھی ایک بار موت کے بارے میں سوچتا ہوں، میری ساری امیدیں، سارا غرور، ناکام ہونے کا ڈر، سب کچھ غائب ہو جاتا ہے، اور پھر وہی بچتا ہے جو اصل میں ضروری ہے۔ اس بات کو یاد رکھنا کہ ایک دن مرنا ہی ہے، کسی بھی چیز کو کھو دینے کا ڈر بھگانے کا بہترین طریقہ ہے۔ ایسی کوئی وجہ نہیں کہ آپ اپنے دل کی نہ سنیں۔ تقریباً 1 سال پہلے مجھے معلوم ہوا کہ مجھے کینسر ہے۔ صبح 7:30 بجے میرا سکین ہوا، جس میں صاف صاف دکھ رہا تھا کہ میرے پینکریاز میں ٹیومر ہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ پینکریاز کسے کہتے ہیں۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ مجھے لا علاج مرض ہے اور صرف 3 سے 6 ماہ ہی زندہ رہ پاؤں گا۔ انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ میں گھر جاؤں اور سب کچھ ترتیب دوں۔ آسان لفظوں میں کہیں تو کہ آپ مرنے کی تیاری کریں۔ اس کا مطلب یہ بھی کہ اپنے بچوں سے وہ ساری باتیں کہہ لیں جو اگلے 10 سالوں میں کہنا چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب کہ سب کچھ اس طرح ترتیب دیں کہ آپ کے خاندان کو کم سے کم پریشانی ہو، یعنی سب کو گڈ بائی بول دیجئے۔ پورا دن میں یہی سوچتا رہا۔ شام میرا بایوپسی ہوا، جس میں انہوں نے میرے حلق سے اینڈوسکوپ اور پیٹ اور انتڑیوں سے گزرتی ہوئی ایک سوئی پینکریاز میں ڈال کر ٹیومر سیل نکالے۔ میں بے ہوش تھا، مگر میری بیوی جو کہ وہاں موجود تھی، اس نے بتایا کہ ڈاکٹرز مائکروسکوپ کے ذریعے میرے سیل دیکھ کر رو پڑا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ مجھے حیران کن کینسر ہے، جو کہ صرف سرجری سے ہی ٹھیک ہو سکتا ہے۔ میری سرجری ہوئی اور خوش قسمت ہوں کہ اب ٹھیک ہوں۔ موت کے قریب اس طرح پہلے نہیں پہنچا تھا، اور امید کرتا ہوں کہ اگلے چند سالوں تک پہنچوں بھی نہ۔ اس سب کے بعد میں اور بھی یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ موت ایک مفید تصور ہے۔ کوئی بھی مرنا نہیں چاہتا، یہاں تک کہ وہ بھی نہیں جو جنت میں جانا چاہتے ہیں، لیکن موت ہماری تقدیر ہے اور اس سے کوئی بھی نہیں بچ پایا، اور وہ بالکل ایسی ہی ہے جیسا اسے ہونا چاہیے۔ شاید موت زندگی کا سب سے بڑا شاہکار ہے۔ یہ زندگی کو بدلتی ہے، پرانے لوگوں کو ہٹا کر نئے لوگوں کا راستہ کھولتی ہے۔ اس وقت وہ نئے آپ ہیں، لیکن کچھ دیر تک، اس کے بعد آپ بھی پرانے ہو جائیں گے اور راستے سے صاف ہو جائیں گے۔ اتنا ڈرامائی ہونے پر معذرت خواہ ہوں، مگر یہی سچ ہے اور یہی حقیقت۔ آپ کا وقت بے حد قیمتی ہے، اس لیے اسے کبھی کسی دوسرے کی زندگی سمجھ کر ضائع نہ کریں، بیکار سوچوں میں نہ پڑیں اور اپنی زندگی کو دوسروں کے حساب سے نہ جئیں۔ دوسروں کی آواز سے اپنے اندر کی آواز کو دبنے نہ دیں۔ آپ کے اندر کی آواز جانتی ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے، باقی سب غیر ضروری ہے۔ بہترین خیالات کا ساتھ دیجیے اور بہترین خیالات کی ہی تلاش میں رہیے۔ میں جب نوجوان تھا، اس وقت ایک بہترین رسالہ دی ہول ارتھ کیٹالوگ ہمارے زمانے کا بائبل ہوا کرتا تھا، اور اس رسالے کو اسٹیورٹ برینڈ نامی شخص نکالا کرتا تھا، جو یہاں مینلو پارک سے دور نہیں ہے۔ اس نے اس رسالے کو نظم نما بنایا تھا۔ یہ 1960 کی بات ہے، پرسنل کمپیوٹر سے پہلے بنایا گیا تھا۔ یہ اس زمانے میں گوگل جیسا تھا۔ گوگل بننے سے 35 سال پہلے وہ رسالہ ایک مثالی ڈیزائن میں تھا۔ اسٹیورٹ اور اس کی ٹیم نے جب اس کے ایشوز نکالے تو 1970 میں، جب میں آپ ہی کی عمر کا تھا، اس کے فائنل ایشو کے کور کے پیچھے ایک تصویر تھی۔ اس کے پیچھے کچھ الفاظ تھے: اسٹے ہنگری، اسٹے فولش، بھوکے رہو، بے وقوف رہو۔ یہ ان کا آخری پیغام تھا، اور میں اسے ہمیشہ اپنے لیے سمجھتا تھا۔ اب تم گریجویٹ ہو کر نئی زندگی شروع کرو گے تو میری آپ سب سے بھی یہی خواہش ہوگی کہ اسٹے ہنگری، اسٹے فولش۔ آپ سب کا بے حد شکریہ۔